हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। 10% हैप्पियर डैन हैरिस द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब है जो मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जरिए ज़्यादा हैप्पीनेस और पीस पाने की जर्नी पर आपको लेकर जाती है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे मेडिटेशन को अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करके आप कम से कम 10% हैप्पियर हो सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब अपने माइंड को ओवरलोड करना नहीं है। इसका मतलब है अपने आसपास की छोटी छोटी चीजों को नोटिस करना और महसूस करना, जैसे हवा की हलचल या पक्षियों की आवाज। जेम्स क्लियर, जो एटॉमिक हैबिट्स के ऑथर हैं, इस किताब के बारे में कहते हैं, पहले मेरे मेडिटेशन को लेकर जो बिलीव्स थे वो गलत थे। मेरे एक्सपीरियंस में मेडिटेशन आपको 10% ज्यादा हैप्पी करता है। एक बार स्वामी विवेकानंदा से पूछा गया कि अगर वो एक चीज पूरी जिंदगी करना चाहें तो वो क्या होगी। उन्होंने जवाब दिया, मेडिटेशन। ये दिखाता है कि ध्यान हमारे लाइफ का कितना इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमें लगता है कि हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा है, जैसे जल्दी गुस्सा आना या मूडी बिहेवियर। लेकिन असल में ये सीखे हुए स्किल्स होते हैं, ना कि हमारी फिक्स्ड क्वालिटीज। कई लोग मानते हैं कि अपनी फील्ड में टॉप पर रहने के लिए अपने गोल्स को लेकर टेंशन लेना जरूरी है। लेकिन सच तो यह है कि खुश रहकर काम करने से आप अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं और ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं। जीवन में सुधार अक्सर छोटे छोटे कदम से आते हैं। अगर आपको तुरंत परिणाम नहीं मिल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ गलत कर रहे हैं। एक एक्सरसाइज सेशन से मसल्स नहीं बनते, लेकिन लंबे समय तक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस से मसल्स स्ट्रांग हो जाती हैं। डैन हैरिस कहते हैं कि हैप्पीनेस के लिए किए गए एफर्ट्स की कोई लिमिट नहीं है। शुरुआत में चेंजेस छोटे दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे बड़ा फर्क लाते हैं। हैप्पीनेस की ये है कि इन छोटे छोटे बदलावों को एक्सेप्ट और मेंटेन किया जाए। हाउ टू मेडिटेट। मेडिटेशन आपके माइंड को बैलेंस में रखने के लिए एक इफेक्टिव तरीका है। इसे शुरू करने के लिए, एक, किसी शांत जगह पर आराम से बैठें। दो, अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। तीन, अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। धीरे धीरे सांस अंदर लें और बाहर छोड़ें। चार, जब भी आपका ध्यान भटके उसे वापस अपनी सांसों पर ले आएं। मेडिटेशन आपके मंकी माइंड को शांत करने और आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने में मदद करता है। माइंडफुलनेस का मतलब है बिना इमोशनल अटैचमेंट के यह देखना कि आपके अंदर और बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है। यह आपको इस बात के लिए अवेयर करता है कि किस चीज़ पर कितना रिएक्ट करना है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे मेडिटेशन करेंगे तो अपनी प्रीवियस सेल्फ इमेज खो सकते हैं और बेहतर बनने की इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी। लेकिन माइंडफुलनेस का असली मतलब है अपने बारे में अवेयर होना। इसमें आप अपने इमोशंस और अपने आसपास की चीज़ों को पहचानते और एक्सेप्ट करते हैं। माइंडफुलनेस से आप अपने इमोशंस के कंट्रोल में आने के बजाय उनसे दूर होकर ऑब्जर्वर की तरह देखते हैं और उन्हें मैनेज करते हैं। ये आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को ख़त्म नहीं करता, लेकिन ये आपको रिएक्ट करने के बजाय थॉटफुली रिस्पॉन्ड करने की क्षमता देता है। रिएक्ट का मतलब है इम्पल्सिवली बिना सोचे रिएक्ट करना, जबकि रिस्पॉन्ड का मतलब है सोच समझ कर सॉल्यूशन देना। हमारी लाइफ में जो कुछ भी एक्सपीरियंस होता है वह हमारे माइंड के फिल्टर से गुजरता है, लेकिन हम रेयरली इस बात पर ध्यान देते हैं कि हमारा माइंड कैसे काम करता है। माइंडफुलनेस आपको ज़्यादा फ्लेक्सिबल थिंकर बनाता है, लेकिन यह सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है। हार्वर्ड की एक रिसर्च के अनुसार जो लोग पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देते हैं उनमें हैप्पी हॉर्मोन्स बढ़ते हैं। इस रिसर्च से यह भी पता चलता है कि खुशी बढ़ाने वाली एक्टिविटीज़ को डेली लाइफ में शामिल करना ज़रूरी है। दलाई लामा का एक प्रिंसिपल है कि मूर्ख सेल्फिश बनने की बजाय समझदार सेल्फिश बनने की कोशिश करें। मूर्ख सेल्फिशनेस तब होती है जब आप केवल अपने फायदे के बारे में सोचते हैं, जबकि समझदार सेल्फिशनेस तब होती है जब आप दूसरों की मदद करते हैं। ऐसा करने से न केवल दूसरों को फायदा होता है, बल्कि आपको भी सेटिस्फैक्शन और खुशी मिलती है। लोगों से आंख मिलाना और मुस्कुराना एक सिंपल हैबिट है जो आपको हर दिन दूसरों के साथ ज्यादा जुड़ाव का एहसास करवाने के साथ साथ बेहतर महसूस कराएगी। माइंडफुलनेस का मतलब सिर्फ ऑब्जर्व करना नहीं है, बल्कि अवेयर होना है कि क्या हो रहा है और इसे ठीक करने के लिए एक्शन लेना। इसका मतलब है कि आप अपनी बेस्ट क्वालिटीज को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व करें। एम्बिशियस बनना और रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शंस लेना आपके फ्लेक्सिबल माइंडसेट को ग्रो करता है। इससे आप ना सिर्फ खुश रहेंगे,
बल्कि खराब रिजल्ट्स आने पर भी आसानी से बाउंस बैक कर पाएंगे। सक्सेस का असली मतलब यह है कि आप एक्शंस को कंट्रोल करें, ना कि रिजल्ट्स को। इस किताब को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे 10 अध्यायों में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, माइंडफुलनेस क्या होता है। इस किताब के ऑथर डैन हैरिस, जो एक न्यूज एंकर हैं, अपनी कहानी के जरिए माइंडफुलनेस की इंपॉर्टेंस को समझाते हैं। वह बताते हैं कि वह अपने न्यूज एंकरिंग के दौरान बहुत सारे शोज किया करते थे, जिससे उनके दिमाग में पूरा दिन वह न्यूज ही चलती रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने एक दोस्त से पूछा कि वह इस मेंटल क्लटर से कैसे छुटकारा पा सकते हैं और अपने दिमाग को रिलैक्स कैसे कर सकते हैं। उनके दोस्त ने उन्हें माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करने की सलाह दी। शुरुआत में ऑथर को भी माइंडफुलनेस का सही मतलब नहीं पता था, जैसे आज भी कई लोगों को इसका मतलब समझ नहीं आता। माइंडफुलनेस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके माइंड को शांत करती है। ये मेडिटेशन से थोड़ा अलग है। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना और अपने अंदर झांक कर ये समझना कि आप कौन सी चीज़ें सही कर रहे हैं और कौन सी गलत। अक्सर हम अपने पास्ट और फ्यूचर की टेंशन में फंसकर अपने आज को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। माइंडफुलनेस इन्हीं परेशानियों से छुटकारा पाने का तरीका है। ये प्रैक्टिस आपको अपने आज को बेहतर बनाने और उसे खुलकर जीने का मौका देती है। माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करने के स्टेप्स: 1, सबसे पहले किसी खुली और शांत जगह पर बैठ जाएं। 2, अपने शरीर को सीधा रखें और रीढ़ की हड्डी को भी सीधा रखें। 3, अपने पास एक टाइमर लगाएं। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो 5 से 10 मिनट का टाइमर सेट करें। 4, अपने शरीर पर ध्यान दें। महसूस करें कि आपके पैर क्या कर रहे हैं, आपके हाथ क्या कर रहे हैं। 5, अपनी बॉडी की एनर्जी को महसूस करें। 6, अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दें। देखें कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हैं। 7, अपने माइंड पर फोकस करें और यह समझने की कोशिश करें कि इस समय आपका दिमाग क्या सोच रहा है। 8, अपने अंदर झांकें और खुद से पूछें कि आप कौन सी चीजें सही कर रहे हैं और कौन सी गलत। इन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप अपने माइंड और बॉडी को हल्का महसूस करेंगे। ऐसा लगेगा जैसे आपके मन से कोई बड़ा बोझ उतर गया हो। माइंडफुलनेस प्रैक्टिस आपको खुद को बेहतर तरीके से जानने का मौका देती है। यह आपको क्लैरिटी देती है कि आज आपको अपने फ्यूचर के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाने चाहिए। माइंडफुलनेस सिर्फ एक प्रैक्टिस नहीं, बल्कि आपके आज को बेहतर बनाने और जिंदगी को पूरी तरह जीने का एक तरीका है। इसे अपनाकर आप अपने अंदर की सही और गलत चीजों को समझ सकते हैं और अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। चैप्टर 2, आज में रहना सीखें। हमें हमेशा अपने आज में जीना चाहिए, क्योंकि यही एक ऐसा समय है जिस पर हमारा कंट्रोल है। लेकिन ज्यादातर लोग अपने आज को अपना दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन मानते हैं। जब उनका समय अच्छा नहीं चलता तो वे अपने आज को ब्लेम करने लगते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग लाइफ में फेल हो जाते हैं। उनका अपने आज को देखने का नजरिया ही गलत होता है। अगर आप अपने आज में स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो उस स्ट्रगल को अपना दुश्मन नहीं बल्कि अपना दोस्त समझें। हर दिन उस स्ट्रगल से कुछ नया सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जिंदगी में हर चीज पुरानी हो सकती है, लेकिन आपकी सीखी हुई बातें कभी पुरानी नहीं होती। इसलिए अगर आपका आज अच्छा चल रहा है तो इसे एंजॉय करें, और अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो इसे एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर लें। एक एग्जाम्पल से समझें। मान लीजिए आपने किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी या जॉब प्रमोशन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन वह किसी और को मिल गया। आप सोचते हैं कि आप उस चीज को डिजर्व करते थे, लेकिन इसके बावजूद वह आपको नहीं मिला। इस बात पर ज्यादातर लोग परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ तो वह काम ही छोड़ देते हैं। लेकिन इसके बजाय आप इसे एक अलग नजरिए से देख सकते हैं। इसे एक लेसन और एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह समझ सकते हैं। आप इस बात का एनालिसिस करें कि जिस व्यक्ति को प्रमोशन मिला, उसमें और आप में क्या फर्क था। अपनी गलतियों को पहचानें और उन्हें सुधारें। फिर दोगुनी मेहनत के साथ अगले मौके के लिए तैयार रहें। जब आप इस तरह का पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच अपनाएंगे, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस जरूर पाएंगे। रिमेंबर, आज में जीना और इससे सीखना ही आपको बेहतर इंसान बनाएगा और सक्सेस की ओर ले जाएगा। चैप्टर 3, पास्ट और फ्यूचर की चिंता।
अक्सर टेंशन यंग जनरेशन में देखी जाती है, जो अभी अपना करियर बनाने वाले हैं। उनको हमेशा ये लगता है कि अगर हम कुछ अलग हट के सोचेंगे या कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे, तो हम उसमें फेल हो जाएंगे, जिसकी टेंशन में वह कभी कुछ अच्छा करते ही नहीं। एग्जाम्पल के लिए, अगर वह कोई ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसे ज़्यादा लोग नहीं करते और उसमें अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके घर वाले उन्हें वह करने से मना कर देते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें भी मन में डर होता है कि अगर हम इसे करेंगे तो पता नहीं फ्यूचर में हम इसमें कुछ अच्छा कर पाएंगे कि नहीं, जो कि गलत है। ऑथर बताते हैं कि जब उन्हें जर्नलिज्म पढ़ना था, तो उनके घर वालों ने उनको बहुत मना किया, लेकिन उन्हें पता था कि वह उनका पैशन है और वह उसमें कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। इस वजह से उन्होंने अपने मन की सुनी और यह किया। अब कुछ सालों बाद ऑथर एक अच्छे न्यूज़ एंकर बन चुके हैं और अब अपनी किताब भी लिखते हैं। हम अक्सर तकलीफों में तब आते हैं जब ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, जब हम ज़रूरत से ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। हमें जहाँ तक रास्ता नहीं दिख रहा होता, हम उसके आगे की सोचने लग जाते हैं। ऐसे में हमें अवश्य ही इस परेशानी से बाहर निकलना चाहिए। अगर आपको अपनी जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आगे क्या होगा, तो आप सबसे पहले जो काम करें उसमें अपना अगला स्टेप रखें। अगर आपको बहुत आगे तक नहीं दिख रहा है, तो आप कदम दर कदम बढ़ाते जाएं, जिसके बाद आपको आगे का रास्ता दिखने लग जाएगा। ज्यादातर लोग यह कदम बढ़ाने से डरते हैं, जिसकी वजह से वह वहीं पर बैठे आगे के रास्ते के बारे में सोचते रहते हैं और फिर एक समय के बाद उस काम को करने के लिए अपना मन बदल देते हैं। अगर आपको जिंदगी में सफल होना है, तो आपको ओवर थिंकिंग से बचना होगा। आपको हमेशा अपने अगले स्टेप पर फोकस करना होगा, ना कि इस पर फोकस करना होगा कि बहुत आगे क्या होने वाला है। आप अपने अगले स्टेप को अच्छा बनाइए, आपका फ्यूचर हमेशा अच्छा ही बनेगा। दोस्तों, ऑथर अपने फ्यूचर के बारे में चिंता करने की एक और वजह बताते हैं। वह कहते हैं कि लोग अक्सर अपने आप को भीड़ से कंपेयर करते हैं। वह ये सोचते हैं कि अगर यह काम वह नहीं कर पाया, तो शायद मैं भी नहीं कर पाऊंगा, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा इंसान वह काम नहीं कर पाया, उसके कुछ और कारण होंगे, लेकिन अगर आप उसके कारण से अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। अगर आप उस काम को करना चाहते हैं, तो पूरी लगन और मेहनत से, पूरी डेडिकेशन के साथ अपने आप को उस काम के लिए तैयार करें। आप उसमें ज़रूर सफल होंगे। चौथा अध्याय, राय क्या है? दोस्तों, इस चैप्टर में ऑथर कह रहे हैं कि अगर आपका दिन अच्छा नहीं जा रहा है, अगर आप किसी सिचुएशन या प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा कि जो परेशानियां आपके साथ हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, तो इसके लिए ऑथर एक तरीका बताते हैं, जिसे वो RAI कहते हैं। आर का मतलब है रिकॉग्नाइज, ए का मतलब है ऑल्लो, और आई का मतलब है इन्वेस्टिगेट। इनसे आप पता लगा सकते हैं कि जो परेशानियां आप फेस कर रहे हैं, क्या वो सच में समस्याएं हैं, और अगर सच में प्रॉब्लम है, तो आप उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं और अपने रियल बिहेवियर में कैसे वापस आ सकते हैं। ऑथर सभी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए कुछ टिप्स बताते हैं, तो आइए उन्हें समझते हैं। स्टेप 1, रिकग्नाइज। सबसे पहला स्टेप है रिकग्नाइज करना, यानी अपनी मुश्किलों को पहचानना। क्या जो चीजें आप मुश्किल मान रहे हैं वो सच में मुश्किल है, या फिर आप सिर्फ अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हैं? ऑथर कहते हैं कि ज्यादातर लोग जिन्हें प्रॉब्लम समझते हैं, वो असल में प्रॉब्लम नहीं होती, बल्कि वो बस अपने कंफर्ट जोन से बाहर जा रहे होते हैं और उनका माइंड इसे डिफिकल्ट मान लेता है। इसलिए सबसे पहले अपनी परेशानी को पहचानिए कि वो सच में प्रॉब्लम है या सिर्फ कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का डर है। स्टेप 2, अलाउ। दूसरा स्टेप है अलाउ करना, यानी अपने दिमाग को शांत रखें और उसे परमिशन दें कि वो आपके प्रॉब्लम्स को हल कर सके। जब आप अपने प्रॉब्लम्स पर ध्यान देंगे, तो हो सकता है आपका मन उदास हो जाए या आप डिप्रेशन महसूस करें, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करके उन प्रॉब्लम से बाहर आना है, ताकि वो आपको आगे परेशान न करें। स्टेप 3, इन्वेस्टिगेट। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप है इन्वेस्टिगेट करना, यानी छानबीन करना। इस टाइम तक आप समझ चुके होंगे कि आपकी परेशानी सच में है या नहीं। अगर हाँ, तो अब आपको ये पता लगाना है कि ये प्रॉब्लम क्यों आई। ऑथर कहते हैं कि समस्या हमेशा इंसान के द्वारा ही उत्पन्न होती है। कभी कभी पास्ट में किए गए एक्शंस ही फ्यूचर में प्रॉब्लम्स लाते हैं। इसलिए अपनी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करें और जानें कि ये प्रॉब्लम क्यों आई।
फिर ये कमिटमेंट करें कि आप वही मिस्टेक्स नहीं दोहराएंगे जिससे ये प्रॉब्लम्स पैदा हुई, ताकि फ्यूचर में वही प्रॉब्लम ना आए। चैप्टर 5, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू टर्न योर इम्पॉर्टेंट टास्क इनटू अर्जेंट टास्क। इस चैप्टर में ऑथर कहते हैं कि हमें अपने इम्पॉर्टेंट टास्क को अर्जेंट टास्क में बदलने की ज़रूरत है। लेकिन इससे पहले हमें यह समझना होगा कि इम्पॉर्टेंट और अर्जेंट टास्क में क्या फ़र्क है। इम्पॉर्टेंट टास्क वह होता है जो आपके लिए ज़रूरी है, इसे आपको अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं अर्जेंट टास्क वह होता है जो पहले इम्पॉर्टेंट था लेकिन आपने उसे समय पर नहीं किया और अब वह आपकी मजबूरी बन चुका है। ऑथर इसे एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। हम सभी जानते हैं कि बिजली का बिल या पानी का बिल भरना कितना ज़रूरी है, लेकिन कई लोग इसे समय पर नहीं भरते। वे तब भरते हैं जब आखिरी तारीख पास आ जाती है, जिसकी वजह से यह काम अर्जेंट बन जाता है और अब इसे करना उनकी मजबूरी हो जाती है। इसके चलते वे अपने बाकी सारे कामों को छोड़कर पहले इस काम को करना पड़ता है। कई बार अर्जेंट टास्क करने से हमारे दूसरे काम प्रभावित होते हैं। पूरे दिन का रूटीन बिगड़ जाता है और दूसरे कामों पर इसका असर पड़ने लगता है। यहाँ ऑथर ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर इम्पोर्टेंट टास्क को आखिरी समय तक टालें ताकि वह अर्जेंट बन जाए। उनका कहना है कि आपको अपने सभी ज़रूरी कामों को अर्जेंट की तरह देखना चाहिए ताकि आप उन्हें समय रहते पूरा कर सकें। इससे आपका काम जल्दी और अच्छे से पूरा होगा। अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनके पास अर्जेंट टास्क्स ज़्यादा हैं, तो आप कुछ टिप्स फॉलो करके उन्हें आखिरी समय तक टालने से पहले ही निपटा सकते हैं। टिप 1, अगर आपको बिजली का बिल भरना है तो जिस दिन बिल आए उसी दिन उसे भर लें। इससे आपकी टेंशन उसी वक्त खत्म हो जाएगी और यह इंपॉर्टेंट टास्क कभी अर्जेंट नहीं बनेगा। टिप 2, आप हर हफ्ते एक दिन निकालें जब आप अपने सारे अर्जेंट टास्क निपटाएंगे। उस दिन आप वे सारे काम करेंगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं, जैसे बिल भरना, घर का किराया देना और ऐसे कोई भी ज़रूरी काम जिन्हें आप और ज़्यादा टाल नहीं सकते। चैप्टर 6, स्टार्ट इंजॉइंग द जर्नी। इस चैप्टर में ऑथर बता रहे हैं कि आप कैसे एक महान इंसान बनने की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप जर्नी को एंजॉय किए बिना सिर्फ एक महान इंसान बन जाते हैं तो आपके पास नाम, शोहरत और पैसा तो होगा, लेकिन आप उन चीज़ों का आनंद नहीं ले पाएंगे। एक सर्वे में पता चला है कि 90% लोग जो बिजनेस करना चाहते हैं वे सिर्फ इस बात पर फोकस करते हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी अमीर हुआ जाए, ना कि इस बात पर कि अमीर होने की जर्नी को कैसे जी सके, क्योंकि वही जर्नी आपको वो इंसान बनाएगी जो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल के लिए, अगर हम किसी नौसिखिए को आज एक बिजनेस खोल कर दे दें और कहें कि इसे चलाओ, तो 90% लोग उस बिजनेस में फेल हो जाएंगे। इसका कारण ये है कि उनके पास बिजनेस चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। ये एक्सपीरियंस तभी आएगा जब आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हुए उससे सीखते जाएंगे। अगर आप एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं तो आपको स्ट्रगल यानी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अब इस स्ट्रगल को आप दो तरीकों से देख सकते हैं। पहला तरीका, 90% असफल लोग अपनाते हैं जो स्ट्रगल को मुश्किल समय मानते हैं, जिसमें वे बहुत परेशान रहते हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी अपनी परेशानियों से बाहर निकल जाएं। दूसरा तरीका 10% सक्सेसफुल लोग अपनाते हैं। वे अपने स्ट्रगल को खुशी से देखते हैं। वे इसे लर्निंग फेज मानते हैं और समझते हैं कि स्ट्रगल हमें बहुत कुछ सिखाएगा। अगर आज आपके पास कम पैसे हैं तो आप पैसे कमाने के बेहतर तरीके सीख कर उन्हें अप्लाई करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। आपको उन 10% लोगों में शामिल होना है जो अपने संघर्ष को एंजॉय करते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते हैं। अपने स्ट्रगल और जर्नी को एंजॉय करने के लिए इन तरीकों को अपनाएं। पहला पॉइंट, सबसे पहले यह पता करें कि आप जीवन में करना क्या चाहते हैं। हो सकता है आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या आप एक सक्सेसफुल स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं। दूसरा पॉइंट, अब जब आपने यह जान लिया है कि आपको किस फील्ड में जाना है तो उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। इस स्ट्रगल को एंजॉय करें और उससे हर दिन कुछ नया सीखें ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें। आखिरी और सबसे ज़रूरी पॉइंट, 90% लोग अपने रिजल्ट्स से परेशान हो जाते हैं। मान लीजिए आपने बिजनेस शुरू किया और उसमें फेल हो गए तो 90% लोग रोते हैं और उस बिजनेस को छोड़कर जॉब में वापस चले जाते हैं।
लेकिन 10% लोग अब अपनी फेलियर में जो मिस्टेक्स हुई उन्हें ढूंढते हैं, उन पर काम करते हैं और अगली बार दुगनी मेहनत से दोबारा बिजनेस शुरू करते हैं और सफल हो जाते हैं। तो अपनी फेलियर में मिस्टेक्स ढूंढकर उन्हें इम्प्रूव करें। चैप्टर 7, द प्रैक्टिस ऑफ लेटिंग गो। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि सक्सेस पाने के लिए कुछ चीज़ों का कॉम्बिनेशन चाहिए। आपको सक्सेसफुल बनने के लिए कड़ी मेहनत और फोकस के साथ साथ कुछ चीज़ों को छोड़ देने की भी काबिलियत होनी चाहिए। कई बार लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि अगर हर बार चीज़ों को जाने देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। अगर हमने मेहनत की और मिली हुई सक्सेस को जाने दिया तो फिर हमारा इतना समय चीज़ों में लगाने का क्या मतलब हुआ। अगर आपके मन में यह सवाल आ रहा है तो ये एक वैलिड क्वेश्चन है। मान लीजिए आपने अपना बिजनेस शुरू किया और उसमें आप दो लोग थे। एक पार्टनर आपको आधे रास्ते में छोड़कर चला गया, जिसके कारण आपके बिजनेस में बहुत सारा लॉस हुआ। अब यहाँ दो सिचुएशंस हो सकती हैं। एक, पहली सिचुएशन में आप उस व्यक्ति को जाने देते हैं और नए मोटिवेशन के साथ अपना बिजनेस दोबारा शुरू करते हैं। दो, दूसरी सिचुएशन में आप उस व्यक्ति को ढूंढते हैं जिससे नुकसान हुआ था और जितना लॉस हुआ है उतना पैसा वसूल करते हैं। ज्यादातर लोग दूसरा तरीका अपनाते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके अंदर गुस्सा और अहंकार पैदा हो सकता है, जिससे बदले की भावना पैदा हो सकती है। गुस्से और बदले की भावना का केवल एक ही परिणाम होता है, आपका मानसिक और भावनात्मक संतुलन बिगड़ता है और आप अपनी ऊर्जा नकारात्मक चीजों में लगाते हैं। यह न केवल आपके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि यह आपके जीवन को भी प्रभावित कर सकता है, को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि यह आपके जीवन में आगे बढ़ने की प्रक्रिया को भी रोकता है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो याद रखें, दुनिया में हर दूसरा इंसान आपका फायदा उठाएगा और जरूरत खत्म होने पर आपको छोड़ सकता है। ऐसे में अगर आप उनसे गुस्सा करते रहेंगे या मन में बदले की भावना रखते रहेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी खुश रहने के लिए कम पड़ सकती है। इसलिए आपको पहला तरीका अपनाना चाहिए, यानी जिस व्यक्ति ने आपका नुकसान किया उसे जाने दें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप उस व्यक्ति को माफ कर रहे हैं या उसके किए गए गलतियों को नजरअंदाज कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप अपने आप को और अपनी जिंदगी को उससे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। सोचें, कैसे आप अपने मन को शांत करके खुद को बेहतर बना सकते हैं। दूसरे इंसान ने जो धोखा दिया उसे याद रखें ताकि भविष्य में वही गलती ना हो, और फिर अपने ऊपर पूरा ध्यान देकर अपना काम फिर से शुरू कर दें। आप देखेंगे कि जब आप अपने मन से बदला लेने की भावना छोड़ देंगे तो आपके अंदर एक नई पावर और एनर्जी आएगी जो आपके कामों को और भी बेहतर बनाएगी। कुछ और बातें जो इस स्थिति में मदद कर सकती हैं। फॉरगिवनेस। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप उस व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद को एक बड़ा कदम बढ़ाने का मौका देते हैं। यह आपके मन से नफरत और गुस्से के भार को कम करता है और आपको शांति देता है। फोकस ऑन ग्रोथ। अपने टाइम और एनर्जी को उन चीजों में लगाएं जो आपकी तरक्की में मदद करें। बदले की भावना में खर्च किया गया टाइम हमेशा पछतावे और तनाव में बदलता है। लेटिंग गो ऑफ एक्सपेक्टेशंस। दुनिया में सब कुछ आपकी इच्छा के मुताबिक नहीं होता और न ही लोग हमेशा आपकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। जब आप इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं तो जीवन में शांति और संतुलन बना रहता है। इस तरीके से दूसरे इंसान से बदला लेने में समय खर्च करने की बजाय आपका समय अच्छे कामों में लगेगा और आप ज्यादा एनर्जी से अपना काम कर पाएंगे। जब आपका ध्यान आपके लक्ष्य और भविष्य पर होता है तो आप खुद को और अपनी ताकत को ज्यादा महसूस करते हैं। चैप्टर 8, द नीड फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मार्ट एंड हार्ड वर्क। इस चैप्टर में ऑथर बताते हैं कि अगर आपको सफल होना है तो सिर्फ हार्ड वर्क ही काफी नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क की भी उतनी ही जरूरत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या फर्क है हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में। हार्ड वर्क वह है जब आप किसी काम को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और समय लगाते हैं बिना किसी रुकावट के। ये एक प्रकार से आपकी फिजिकल एफर्ट है। वहीं स्मार्ट वर्क वह है जब आप सोच समझकर काम करते हैं, यानी आप वही काम कम समय में कम मेहनत से और ज्यादा प्रभावी तरीके से करते हैं। यहाँ ऑथर एक दिलचस्प उदाहरण देते हैं। मान लीजिए आप एक रिक्शा वाला हैं। आप दिन भर अपनी रिक्शा चला रहे हैं, लोगों को ले जा रहे हैं और इसमें आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ हार्ड वर्क है, लेकिन आपका इनकम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता,
क्योंकि आपकी मेहनत की सीमा है। अब वही काम अगर एक बिजनेसमैन करे तो वह स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल करेगा। वह बिना ज़्यादा मेहनत किए उसी काम को तरीके से करेगा जिससे उसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर वह अपनी दुकान को ऑनलाइन प्रमोट करेगा, डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करेगा और इसी तरह से वह ज़्यादा ग्राहकों तक पहुंच पाएगा। तो सवाल यह है कि आपको दोनों की ज़रूरत क्यों है? हार्ड वर्क आपको कठिनाई से लड़ने की क्षमता देता है। यह आपको सिखाता है कि किस तरह से मेहनत से काम को पूरा किया जाता है, लेकिन स्मार्ट वर्क आपको एफिशिएंसी सिखाता है। यह आपको यह बताता है कि किस तरह से आप कम समय और मेहनत में ज़्यादा हासिल कर सकते हैं। अगर आप दोनों का सही संतुलन बना लेते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों को जल्दी और सही तरीके से हासिल कर सकते हैं। अब एक उदाहरण से इसे और समझते हैं। मान लीजिए आपने एक स्टोर खोला है जहां आपको डेली यूज की वस्तुएं बेचनी है। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क पर ध्यान देंगे तो आप रोज दुकान के सामने खड़े हो जाएंगे, ग्राहकों को बुलाएंगे और उन्हें सामान खरीदने के लिए राज्य करेंगे। आपको दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ग्राहक आपकी दुकान तक बहुत कम पहुंचेंगे और आपका बिजनेस बढ़ने में समय लगेगा। वहीं अगर आप स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी दुकान को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर डाल सकते हैं, अपनी वेबसाइट बना सकते हैं या सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके अपने ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। अब न सिर्फ आप उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो आपके आसपास रहते हैं, बल्कि आप ग्लोबल ऑडियंस तक भी पहुंच सकते हैं। उदाहरण के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक या अमेजन जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप लाखों लोगों तक अपनी दुकान का प्रचार कर सकते हैं। वाई इज स्मार्ट वर्क इम्पॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड? आज के समय में इंटरनेट और टेक्नोलॉजी का महत्व बहुत बढ़ चुका है। स्मार्ट वर्क के माध्यम से आप अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हैं और सही तरीके से कम समय में ज्यादा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। अगर आप केवल हार्ड वर्क करते हुए वीडियो बनाते रहते हैं तो आपको ज्यादा दर्शक नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप स्मार्ट वर्क करते हैं, जैसे कि एसईओ तकनीक का इस्तेमाल करके अपने कंटेंट को सही जगह पर प्रमोट करके, तो आप लाखों लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं और ज्यादा व्यूज पा सकते हैं। इसी तरह अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपको अपने बिजनेस को डिजिटल करना होगा। बिना स्मार्ट वर्क के आजकल किसी भी बिजनेस को फैलाना मुश्किल है। आपको यह समझना होगा कि अगर आप समय के साथ नहीं चलेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। द परफेक्ट कॉम्बिनेशन, स्मार्ट एंड हार्ड वर्क। जब आप दोनों को मिलाकर काम करते हैं तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते हैं। हार्ड वर्क से आपकी दृढ़ता और लगन बनती है, जबकि स्मार्ट वर्क से आपकी सफलता की दिशा और बढ़ जाती है। हार्ड वर्क से आप सीखते हैं कि कैसे मेहनत की जाती है और कैसे किसी भी काम को पूरा किया जाता है। स्मार्ट वर्क से आप सीखते हैं कि कैसे मेहनत का फायदा उठाते हुए सही दिशा में काम करें ताकि आपके प्रयासों का अधिकतम लाभ हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, आइए कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वेन, बिल गेट्स ने अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को आज जिस मुकाम पर पहुंचाया है, वह सिर्फ उनकी हार्ड वर्क के कारण नहीं हुआ। उन्होंने स्मार्ट वर्क का भी इस्तेमाल किया था। वह अपने समय को सही तरीके से प्लान करते थे और ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी का भरपूर फायदा उठाते थे। दो, स्टीव जॉब्स ने एप्पल को एक ऐसे ब्रांड में बदला जो लाखों लोगों की पसंद बन गया। उनकी सफलता की कुंजी भी यही थी कि वह टेक्नोलॉजी के जरिए अपने बिजनेस को स्मार्टली स्केल करते थे और उन्हें सही डिसीजन मेकिंग में काफी एक्सपर्टीज थी। चैप्टर 9, डैन हैरिस का नजरिया। डैन हैरिस एक रिटायर्ड रिपोर्टर हैं जो एबीसी न्यूज के लिए काम करते थे। वह नाइट लाइन के एंकर और गुड मॉर्निंग अमेरिका के को एंकर भी रह चुके हैं। अपनी करियर के दौरान उन्होंने कई बड़े घटनाक्रमों को कवर किया, जैसे कि युद्ध से लेकर बड़े पैमाने पर शूटिंग्स तक। वह उन जटिल और खतरनाक घटनाओं को रिपोर्ट करते थे जिनमें वह लाइव वॉर ग्राउंड्स और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की खबरें भी कवर कर चुके थे। डैन हैरिस ने अपनी रिपोर्टिंग के लिए कई पुरस्कार भी जीते। इनमें से एक था एडवर्ड आर मरो अवार्ड, जो उन्हें एक युवा इराकी व्यक्ति की रिपोर्टिंग के लिए मिला था। इसके अलावा उन्हें 2009 में एमी अवार्ड भी मिला। यह सब एक पत्रकार के तौर पर उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन हैरिस की जिंदगी में एक कठिन समय भी आया। एबीसी न्यूज में काम करते वक्त वह अक्सर स्ट्रेस और डिप्रेशन का सामना करते थे। उनके काम की तीव्रता और जिम्मेदारियों के कारण वह मानसिक रूप से थक गए थे और यह स्थिति बहुत दिनों तक बनी रही। एक बार तो उन्हें
2004 में ऑन एयर पैनिक अटैक भी आ गया। ये उनके जीवन का एक बहुत ही कठिन समय था। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की ओर रुख, डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझते हुए हैरिस ने अपने मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए माइंडफुलनेस और मेडिटेशन की तरफ रुख किया। यह उनका जीवन बदलने वाला मोड़ था। उन्होंने महसूस किया कि जब वह माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के अभ्यास में लगे तो उनकी मानसिक स्थिति में सुधार हुआ और उन्हें शांति का एहसास हुआ। उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसने उन्हें अपनी परेशानियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति दी। उन्होंने पाया कि अगर आप अपनी भावनाओं और विचारों को बिना जजमेंट के स्वीकार करते हैं तो आप अपने जीवन की जटिलताओं से निपटने में सक्षम हो सकते हैं। इसने उन्हें अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर करने का एक रास्ता दिखाया। रेन टेक्निक, डैन हैरिस अपनी किताब में रेन टेक्निक का जिक्र करते हैं, जो कि एक इफेक्टिव मेथड है जिसे वे अपने मेंटल हेल्थ को सुधारने के लिए इस्तेमाल करते थे। रेन का मतलब है एक, रिकॉग्नाइज, पहचानना। सबसे पहले आपको अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को पहचानना होगा। जब भी आप किसी कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हो तो आपको अपने भीतर उठने वाली भावनाओं को स्वीकार करना होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि बिना पहचान के हम अपनी भावनाओं से भागने की कोशिश करते हैं, जिससे स्थिति और खराब हो सकती है। तो अलाउ, स्वीकार करना अगला कदम है। इन भावनाओं को अस्तित्व में आने देना। आपको अपनी भावनाओं से लड़ने की बजाय उन्हें महसूस करने और अनुभव करने का अवसर देना चाहिए। यह स्वीकृति का एक रूप है जहां आप खुद को यह समझने का मौका देते हैं कि आपकी भावनाएं क्या हैं और क्यों हैं। 3. इन्वेस्टिगेट, जांचना। इसके बाद आपको अपनी भावनाओं के कारण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप यह सवाल कर सकते हैं, क्या कारण है कि मेरी स्थिति बदल गई? मेरे मूड का क्या कारण है? इसका उद्देश्य यह है कि आप जान सकें कि आपके विचार और भावनाएं आपके मूड पर कैसे असर डालते हैं। चौथा, गैर पहचानना, गैर पहचानना। और अंत में यह सुनिश्चित करें कि आप अपनी भावनाओं के साथ खुद को पहचानने से बचें। यह समझें कि आपकी भावनाएं केवल क्षणिक हैं और आपका असली स्वभाव इससे अलग है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को नकार रहे हैं, बल्कि आप उन्हें एक अलग दृष्टिकोण से देख रहे हैं। मेडिटेशन के फायदे, डैन हैरिस के अनुसार, मेडिटेशन केवल एक तकनीक नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक अभ्यास है जो हमें अपने विचारों और भावनाओं से एक दूरी बनाने की क्षमता देता है। यह हमें हमारी इंटरनल पीस को समझने में मदद करता है और मानसिक स्पष्टता प्रदान करता है। उनका कहना है कि मेडिटेशन से हमारी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और हम अपनी समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर सकते हैं। जब आप मेडिटेशन को नियमित रूप से अपनाते हैं तो आप अपने जीवन में होने वाली परेशानियों को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। यह आपको शांत और केंद्रित बनाए रखता है, जिससे आप निर्णयों को अधिक सोच समझ कर लेते हैं। डैन हैरिस का अनुभव यह बताता है कि जब हम माइंडफुलनेस और मेडिटेशन को अपने जीवन में शामिल करते हैं तो हम न केवल अपनी मानसिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन के प्रति एक नई दृष्टि विकसित कर सकते हैं। उन्होंने खुद इसे अपने जीवन के अंधेरे समय से बाहर निकलने का एक शक्तिशाली तरीका पाया। हैरिस का दृष्टिकोण हमें यह सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं को पहचान कर और समझकर उन्हें नियंत्रित कर सकते हैं और एक स्वस्थ और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। चैप्टर 10, खुश रहने के तरीके। वन, करुणा, कंपैशन की प्रैक्टिस करें। डैन हैरिस अपनी किताब में कई ऐसे अनुभवों का जिक्र करते हैं जो उन्होंने अपने समय के दौरान एक रिपोर्टर के रूप में किए थे। इनमें से एक यादगार अनुभव दलाई लामा का इंटरव्यू था। यह हिस्सा हमें करुणा, कंपैशन की प्रैक्टिस करने की महत्ता सिखाता है। दलाई लामा कहते हैं कि अपनी डेली लाइफ में काइंडनेस की प्रैक्टिस करने से हम खुश रह सकते हैं। उनका मानना है कि हम सभी का ह्यूमन नेचर स्वाभाविक रूप से खुद को पहले रखने का है, जो हमारी सेल्फ डिफेंस की जरूरत से उत्पन्न हुआ है। हालांकि यह आदत हमें उस खुशी से दूर कर सकती है जिसके हम हकदार हैं। दलाई लामा के अनुसार काइंडनेस की प्रैक्टिस करना हमें हमारी समस्याओं और दुखों से बाहर लाने में मदद करता है। अगर आपको काइंडनेस या कंपैशन को लेकर कोई संदेह है तो कुछ समय के लिए दूसरों के बारे में काइंड सोचने का प्रयास करें। कंपैशन का एहसास करने से आप खुद को
कहीं ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। साइंटिस्ट्स ने भी यह पाया है कि जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं, तो हमारे ब्रेन में हैप्पी हॉर्मोन्स जैसे ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं। इसका मतलब है कि जब हम खुश होते हैं तो हम दूसरों के प्रति दयालु बनते हैं, और जब हम दूसरों के प्रति दयालु होते हैं तो हम खुद खुश होते हैं। ये खुशी की कभी ना खत्म होने वाली साइकिल है। इसलिए अगली बार जब आप सेल्फ डिफेंस या सेल्फिश थॉट्स से घिरे हों, तो चारों ओर देखें। हो सकता है कि इस समय कोई आपकी मदद कर सकता है, या आप किसी की मदद कर सकते हैं। कंपैशन और काइंडनेस की प्रैक्टिस करने से हम अपने जीवन में खुश रहने की राह पर बढ़ सकते हैं। दूसरा, अपने साथ दयालु, काइंड बने। अब जब हम दूसरों के प्रति कंपैशन की बात कर चुके हैं, तो यह भी जरूरी है कि हम खुद के प्रति दयालु रहें। किताब में ऑथर एक सूफी मुस्लिम की कहावत का जिक्र करते हैं, अल्लाह की इबादत करो, लेकिन अपने ऊंट को खंभे से भी बांधो। इस कहावत से हमें यह सीखने को मिलता है कि कुछ हासिल करने के लिए केवल प्रार्थना करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि साथ ही हमें अपनी एक्शंस भी लेनी चाहिए। यह हमें यह भी सिखाता है कि दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी यह सही विकल्प नहीं हो सकता है। हमें यह जानने की जरूरत है कि इंटरनल हैप्पीनेस पाने के लिए हमें दूसरों की बातें मानने की सीमा कहाँ तक रखनी चाहिए। अपने लिए सीमाएं तय करना जरूरी है, और इस बात को समझना भी महत्वपूर्ण है कि ये सीमाएं हमारी कमजोरी नहीं, बल्कि हमारी स्ट्रेंथ है। माना कि आपको वीकेंड पर काम करने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन आपने यह तय किया है कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं, तो आपको नहीं कहना चाहिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि यह आपकी पर्सनल बाउंड्रीज का हिस्सा है। जब आप दूसरों से अपने निर्णय की वजह साफ साफ बताएंगे, तो लोग आपकी डिसीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, और शायद उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। 3. दूसरों के लिए सीमा तय करना। दूसरों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी खुशियों और मानसिक शांति के लिए अपनी सीमाएं तय करना और उनका पालन करना भी उतना ही जरूरी है। बहुत से लोग इस चुनौती को अपनी कमजोरी के रूप में देखते हैं, जबकि यह वास्तव में हमारी लिमिटेशंस का एक सकारात्मक रूप है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपने तय किया है कि आप वीकेंड पर काम नहीं करेंगे। ये एक सीमा हो सकती है जिसे आप किसी कारण से तय करते हैं, जैसे कि आप अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। अब यदि कोई व्यक्ति आपको वीकेंड शिफ्ट लेने के लिए कहता है, तो आपको नहीं कहना होगा, और इसका कारण भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए। जब आप इस फैसले को बिना किसी अपराध बोध के लेते हैं और दूसरों के सामने खुलकर अपनी स्थिति बताते हैं, तो लोग आपकी स्थिति को समझते हुए आपके फैसले की सराहना करेंगे। 4. कंपैशन और सेल्फ केयर का संतुलन। कंपैशन और सेल्फ केयर के बीच संतुलन बनाए रखना जरूरी है। सिर्फ दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि अपने लिए भी हमें दयालु होना चाहिए। यह संतुलन हमें हमारी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को सही बनाए रखने में मदद करता है। यह हमें अपने लिए एक मजबूत आधार बनाने की अनुमति देता है, ताकि हम दूसरों की मदद कर सकें और एक खुशहाल जीवन जी सकें। इसलिए इस चैप्टर का मुख्य संदेश यही है कि कंपैशन और काइंडनेस की प्रैक्टिस करने से न केवल हम दूसरों के साथ अच्छे संबंध बना सकते हैं, बल्कि हम अपनी खुशी और मानसिक शांति को भी बढ़ा सकते हैं। यही खुशी हमें एक सकारात्मक और संतुलित जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। उन चीज़ों की चिंता करें जो मैटर करती हैं। डैन हैरिस इस चैप्टर में हमें यह सिखाते हैं कि हमारे समय और ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करें। जीवन में कई बार हम ऐसी चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। इस बारे में सोचते हुए हमें यह समझने की जरूरत है कि कुछ चीजें हमारे समय और ऊर्जा के लायक होती हैं, जबकि बाकी सिर्फ हमें मानसिक तनाव और नकारात्मकता से घेर सकती हैं। पहला ध्यान से चुनें, क्या है लायक। हमें हर चीज को अपनी चिंता का कारण नहीं बनाना चाहिए। जब आप किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, तो खुद से यह सवाल करें, क्या यह इतनी अहमियत रखती है कि मैं इसके बारे में इतना सोचूं? इस सवाल का उत्तर न केवल आपकी मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद करता है, बल्कि ये आपको यह समझने में भी मदद करता है कि आपकी ऊर्जा और समय को कहाँ लगाना चाहिए। यदि आपकी चिंता उस समस्या से निपटने में मदद कर रही है, तो उस पर ध्यान देना ठीक है। लेकिन यदि आप देखेंगे कि आपकी चिंता सिर्फ
जीवन में नकारात्मकता जोड़ रही है और इससे कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो समय है कि आप उस चिंता से बाहर निकलें। इसके लिए आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाना पड़ेगा और खुद से यह समझना होगा कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। तो मानसिक स्थिति पर नियंत्रण रखें। हमें अपने मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी समस्या के बारे में सोचते हैं और उससे जुड़ी नकारात्मकता बढ़ने लगती है, तो हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। यही वह समय होता है जब हमें अपने ध्यान को सकारात्मक दिशा में लगाना चाहिए। हर बार जब आप किसी चिंता में घिरे होते हैं, तो खुद से पूछें, क्या यह मेरी खुशी के लिए अहम है? यदि नहीं, तो इसे छोड़ देना सबसे अच्छा होगा। यह आपको अपने मानसिक दबाव से बाहर निकालने में मदद करेगा। 3, हर चीज को कंट्रोल करना संभव नहीं है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन हम यह नियंत्रित कर सकते हैं कि हम उन परिस्थितियों पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। कोशिश करना कि हम बाहरी परिस्थितियों को कंट्रोल करें केवल मानसिक दर्द और तनाव को बढ़ाता है। हमें यह समझना होगा कि हम केवल अपने रिस्पॉन्स को नियंत्रित कर सकते हैं, न कि दूसरों के व्यवहार या परिस्थितियों को। जब हम यह समझने लगते हैं कि हम केवल अपनी प्रतिक्रिया को संभाल सकते हैं, तो हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और अपनी खुशी को बनाए रखने में सफल होते हैं। 4, नकारात्मक भावनाओं से बचें। आपको कभी-कभी यह महसूस हो सकता है कि कोई चिंता या नकारात्मक विचार आपको पूरी तरह से घेरने लगा है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप उस विचार को अपनी मानसिक स्थिति पर हावी होने न दें। धीरे-धीरे अपनी नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करें, लेकिन उनके साथ रहने का विकल्प न चुनें। अपनी मनोवृत्ति को ऐसी स्थिति में रखें जहां आप उस पर काम कर सकें, न कि उसे सिर्फ सोचते जाएं। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि हमारी खुशियों और शांति को पाने के लिए हमें किसी बाहरी घटना या व्यक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। यह हमारी मानसिक स्थिति है, जिसे हम हर दिन चुनते हैं। पांचवा, क्या यह आपकी एनर्जी के लायक है? जब भी कोई चिंता या नकारात्मक विचार आपको घेरता है, तो यह सवाल खुद से पूछें, क्या यह मेरी एनर्जी के लायक है? क्या यह समस्या आपकी खुशियों या सफलता में रुकावट डालने वाली है? अगर नहीं, तो उस पर समय और ऊर्जा खर्च करने का कोई फायदा नहीं है। जब हम अपने समय और ऊर्जा को उन चीजों पर खर्च करते हैं जो वास्तव में हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो हम न केवल खुश रहते हैं बल्कि मानसिक शांति भी हासिल करते हैं। इमोशनल एनर्जी को सही दिशा में लगाना हमारे जीवन को बेहतर बना सकता है। कंक्लूजन। दोस्तों, इस किताब 10% हैप्पियर से अब तक जो भी सीखा है, उसे एक बार फिर से दोहराएं ताकि ये बातें आसानी से याद रहें और आप इन्हें अपने जीवन में अपनाकर खुश और सफल बन सकें। अपने दिमाग को शांत करने के लिए हमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन करनी चाहिए। ये दोनों हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित करने में मदद करते हैं, जिससे हम अपने भावनाओं और विचारों को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से हम पता लगा सकते हैं कि रोज क्या गलतियां कर रहे हैं और उन्हें कैसे सुधारें। यह प्रैक्टिस हमें अपनी दिनचर्या पर ध्यान केंद्रित करने और अपनी गलतियों को सुधारने का अवसर देती है। आपने देखा कि कैसे पास्ट और फ्यूचर की जरूरत से ज्यादा चिंता करना फायदा नहीं बल्कि नुकसान है। इसलिए प्रेजेंट में खुलकर जिए। भविष्य या अतीत की चिंता में खोकर हम वर्तमान के महत्व को नकारते हैं, जबकि खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका है वर्तमान को जीना। अपने स्ट्रगल को एंजॉय करें। जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में देखना और उन्हें सकारात्मक तरीके से स्वीकार करना हमारी मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। एंड में आपने सीखा कि कैसे हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन हमें जल्दी एक सक्सेसफुल इंसान बना सकता है। सिर्फ कठिन मेहनत से सफलता नहीं मिलती, बल्कि इसे स्मार्ट तरीके से लागू करना भी जरूरी है, जिससे हम अपने लक्ष्यों तक जल्दी पहुंच सकें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने इस किताब से बहुत कुछ सीखा होगा और इन विचारों को अपनी जिंदगी में लागू करेंगे। इस यात्रा को अपनाकर आप खुद को और अपने आसपास के लोगों को खुश और सफल बना सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें
और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ। धन्यवाद।